जॉन गैरटी एक स्कॉटिश स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं जो अटलांटा, जॉर्जिया में रहते हैं। हम पहली बार उन्हें एक निर्माण स्थल पर एक विशाल इमारत की छत पर देखते हैं, जहां वे अपने बॉस के साथ कुछ देरी पर चर्चा कर रहे हैं। जॉन इस स्थिति से परेशान नजर आते हैं। बाद में वह अपनी कार चला रहे हैं और रेडियो पर एक इंटरस्टेलर धूमकेतु क्लार्क के बारे में रिपोर्ट सुन रहे हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने हाल ही में खोजा है। इस धूमकेतु ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि यह दिन के उजाले में भी दिखाई देता है और पृथ्वी के इतने करीब से गुजरेगा जितना कि अब तक के इतिहास में कोई भी धूमकेतु नहीं गुजरा। जॉन एक उपनगरीय मोहल्ले में पहुंचता है और कुछ पल अपनी कार में बैठा रहता है, घर के अंदर जाने में हिचकिचाता है। यह साफ है कि यह कोई सामान्य मुलाकात नहीं है। आखिरकार वह चाबी से अंदर जाता है और पत्नी एलिसन को बेडरूम में ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए पाता है। उनकी बातचीत असहज और तनावपूर्ण है, जिससे पता चलता है कि वे अलग रह रहे हैं लेकिन बेटे के लिए सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनका बेटा नाथन स्कूल से घर आता है तो वह पिता को देखकर बेहद खुश हो जाता है। जॉन और नाथन लड़कों के कमरे में जाते हैं, जहां नाथन अपने पापा को कॉमेट क्लार्क की बनाई हुई एक ड्राइंग दिखाता है। उनकी बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि नाथन को डायबिटीज है और उसे नियमित रूप से इंसुलिन की जरूरत होती है। नाथन अपने पिता को बताता है कि उसका नया इंसुलिन पैक पहले मिलने वाले इंसुलिन इंजेक्शनों से कहीं बेहतर है। जॉन अपने बेटे को भरोसा दिलाता है कि उसके और एलिसन के बीच चाहे जो भी हो, वह हमेशा नाथन का पिता रहेगा। वह नाथन से वादा करता है कि वह उसकी मां के साथ सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है। उस शाम परिवार धूमकेतु के बारे में समाचार रिपोर्ट देखता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि क्लार्क कोई एकल पिंड नहीं है, बल्कि यह कई चट्टानों और बर्फ के टुकड़ों से बना है जो इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। कुछ टुकड़ों के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने की उम्मीद है, लेकिन विशेषज्ञ जनता को आश्वस्त करते हैं कि वे बिना किसी नुकसान के जलकर नष्ट हो जाएंगे। जॉन गेस्ट रूम में रह रहा है क्योंकि वह हाल ही में अपने विवाह को सुधारने की कोशिश में वापस घर आया है। अगली सुबह जॉन नाथन की आने वाली जन्मदिन पार्टी के लिए ग्रिल साफ करते हुए धूमकेतु के बारे में और खबरें सुनता है। जॉन के एक पड़ोसी एड उसका स्वागत करते हैं और पुष्टि करते हैं कि वे बाद में पार्टी में मिलेंगे। एलिसन जॉन से कुछ आखिरी समय की चीजें लाने के लिए दुकान जाने को कहती है। जॉन नाथन को अपने साथ किराने की दुकान ले जाता है। पार्किंग लॉट में वे देखते हैं कि सैन्य मालवाहक विमानों का एक बेड़ा उत्तर दिशा में एक साथ उड़ रहा है। सभी लोग आसमान की ओर देखते हैं। वे क्लार्क धूमकेतु को देख रहे हैं, जो दिन के उजाले में भी साफ दिखाई दे रहा है। खरीदारी के दौरान जॉन को अचानक अपने फोन पर एक राष्ट्रपति अलर्ट मिलता है, जिसके तुरंत बाद होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की एक स्वचालित कॉल आती है। संदेश में कहा गया है कि जॉन और उसके परिवार को आपातकालीन आश्रय स्थानांतरण के लिए चुना गया है। अजीब बात है कि दुकान में किसी और को ऐसा अलर्ट नहीं मिला है। चिंतित और उलझन में जॉन और नाथन जल्दी से दुकान छोड़कर घर की ओर रवाना हो जाते हैं। वापस जाते समय जॉन देखता है कि और भी सैन्य वाहन और विमान विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जिससे उसकी चिंता और बढ़ जाती है। जब वे घर पहुंचते हैं तो पड़ोसी और दोस्त पहले से ही नाथन के जन्मदिन की पार्टी के लिए इकट्ठा हो चुके होते हैं। जॉन एलिसन को एक तरफ ले जाकर अलर्ट के बारे में बताता है, लेकिन वह इसे सिर्फ एक टेस्ट समझकर नजरअंदाज कर देती है। वह उसे सैन्य गतिविधि के बारे में बताता है जो उसने देखी थी, जिससे एलिसन और भी चिंतित हो जाती है। सभी लोग लिविंग रूम में इकट्ठा होकर टीवी पर उस धूमकेतु के टुकड़े की खबर देखते हैं जो अटलांटिक महासागर में बरमूडा के पास गिरने वाला है। समाचार एंकर बताते हैं कि यह टुकड़ा शानदार तरीके से पानी में गिरेगा, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। बच्चे उत्साहित होकर टकराव के लिए उलटी गिनती शुरू कर देते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि धूमकेतु का टुकड़ा अटलांटिक महासागर में गिरता हुआ दिखेगा। जब वे शून्य पर पहुंचते हैं तो एक पल के लिए कुछ भी नहीं होता। फिर एक हल्का भूकंप घर को हिला देता है। जॉन बाहर जाता है और देखता है कि पक्षियों का एक बड़ा झुंड घबरा कर उड़ रहा है। अचानक एक जबरदस्त झटका आता है, जिससे वह गिर जाता है और उनके घर की खिड़कियां चकनाचूर हो जाती हैं। अंदर वापस आकर सभी लोग डर के मारे देखते हैं कि समाचार में बताया जाता है कि टुकड़ा समुद्र में नहीं गिरा जैसा कि अनुमान लगाया गया था, बल्कि टाम्पा, फ्लोरिडा पर गिरा, जिससे पूरा शहर तबाह हो गया। टीवी पर टक्कर का कक्षीय दृश्य दिखाया जाता है। भयानक तबाही का खुलासा होता है, जिसके प्रभाव फ्लोरिडा के अधिकांश हिस्सों तक पहुंचते हैं। जॉन को एक और राष्ट्रपति की चेतावनी मिलती है, जो उसके फोन और टीवी दोनों पर बजती है, ताकि सभी लोग उसे सुन सकें। संदेश में पुष्टि की जाती है कि केवल जॉन और उसके निकटतम परिवार को आपातकालीन आश्रयों में निकासी के लिए अधिकृत किया गया है। वे किसी और को अपने साथ नहीं ले जा सकते और प्रत्येक को केवल एक बैग ले जाने की अनुमति है। पार्टी के मेहमान घबराहट में घर लौटने के लिए भागते हैं ताकि वे अपने परिवारों के साथ रह सकें। जॉन और एलिसन जल्दी जल्दी पैकिंग करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि नाथन की अतिरिक्त इंसुलिन साथ में हो। नाथन अपने दादा के बारे में चिंतित है, एलिसन के पिता डेल, लेकिन एलिसन उसे आश्वस्त करती है। जब वे निकलने ही वाले होते हैं तो उनका पड़ोसी एड दौड़ता हुआ आता है और उन्हें बताता है कि क्लार्क वास्तव में टुकड़ों का एक विशाल समूह है जो अगले 2 दिनों में पृथ्वी पर बमबारी करेगा। समाचार में बताया जाता है कि धूमकेतु हजारों टुकड़ों में टूट गया है और ये टुकड़े दुनिया के विभिन्न हिस्सों में गिर रहे हैं।
सबसे बड़ा टुकड़ा, जिसे वे प्लैनेट किलर कह रहे हैं, 48 घंटों के भीतर एक विलुप्त स्तरीय घटना का कारण बनने की संभावना है। एक और पड़ोसी, डेबोरा, बेतहाशा जॉन से विनती करती है कि वह उसकी बेटी को अपने साथ ले जाए। हम उसे नहीं ले जा सकते। जॉन मना कर देता है और जल्दी से गाड़ी चला लेता है, क्योंकि वह जानता है कि अधिकारी अतिरिक्त लोगों को अनुमति नहीं देंगे। यह सवाल उठ सकता है कि डेबोरा अपनी बेटी को खुद सुरक्षित स्थान पर क्यों नहीं ले जाती। सच्चाई यह है कि अमेरिकी सरकार सभी को शरण नहीं दे रही है। वे केवल उन्हीं लोगों को शरण दे रहे हैं जिन्होंने समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चूंकि जॉन एक प्रमुख इंजीनियर था, उसे यह सुरक्षा दी गई थी क्योंकि उसके जैसे प्रतिभाशाली लोग भविष्य में एक नई दुनिया के पुनर्निर्माण में मदद कर सकते हैं। जैसे ही वे शहर से गुजरते हैं, वे देखते हैं कि लोग घबराकर सामान खरीद रहे हैं और चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है। दुकानों में पहले ही लूटपाट शुरू हो चुकी है। जॉन जोर से सोचता है कि उनकी ही परिवार को विशेष रूप से निकासी के लिए क्यों चुना गया, जबकि दूसरों को नहीं। हाईवे पर ट्रैफिक जाम है, इसलिए जॉन एक साइड रोड लेता है। वे रेडियो रिपोर्ट सुनते हैं कि दुनिया भर में और भी धूमकेतु टकराने की संभावना है। जब वे रॉबिन्स एयरफोर्स बेस पहुंचते हैं, तो पाते हैं कि वहां सेना ने कड़ी सुरक्षा कर रखी है। लंबी ट्रैफिक लाइन उन्हें सीधे गेट तक पहुंचने से रोकती है। बाहर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा है, जो अंदर जाने की कोशिश कर रही है। जॉन कार पार्क करता है और वे भीड़ को चीरते हुए पैदल आगे बढ़ते हैं। जॉन बार बार चिल्लाता है कि उन्हें चुना गया है, और एक पुलिस अधिकारी उससे उसकी आईडी और बारकोड मांगता है। अलर्ट में मिले क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर जॉन के परिवार को बेस में प्रवेश की अनुमति मिल जाती है। अंदर उन्हें व्यक्तिगत पहचान के लिए कलाई पर पहनने वाले पहचान बैंड दिए जाते हैं। जब उन्हें अपनी सारी चीजें एक छोटे बैग में समेटने के लिए कहा जाता है, तो उन्हें पता चलता है कि नाथन की इंसुलिन गायब है। जॉन एलिसन और नाथन से इंतजार करने के लिए कहता है। वह भीड़ को चीरते हुए कार तक इंसुलिन लेने के लिए दौड़ता है। जब वह बाहर होता है, एलिसन एक गार्ड के पास जाकर पूछती है कि क्या जॉन नाथन की दवा लेकर लौटने पर उनके विमान में सवार हो सकेगा। जब वह नाथन की डायबिटीज का जिक्र करती है, तो यह एक बड़ी गलती साबित होती है। उसे एक वरिष्ठ अधिकारी के पास ले जाया जाता है, जो उसे बताता है कि जिन लोगों को पुरानी चिकित्सीय समस्याएं हैं, उन्हें निकाला नहीं जा सकता। एलिसन की विनती के बावजूद कि नाथन की स्थिति संभाली जा सकती है, उसे और नाथन को बेस से बाहर ले जाया जाता है। इसी बीच जॉन इंसुलिन ढूंढ लेता है और सुरक्षा जांच पार कर वापस आ जाता है। वह विमान में चढ़ता है और घबराते हुए एलिसन और नाथन को ढूंढता है। जब वह उन्हें नहीं ढूंढ पाता, तो वह अन्य यात्रियों से पूछता है कि क्या उन्होंने उन्हें देखा है। एक यात्री जॉन के हाथ में इंसुलिन देखता है और उसे बताता है कि जिन लोगों को चिकित्सीय समस्याएं हैं, उन्हें निकासी से वंचित किया जा रहा है। जॉन ये सुनकर दहशत में आ जाता है और अपने परिवार को ढूंढने के लिए विमान से उतरने की मांग करता है। जैसे ही जॉन बाहर निकलने की कोशिश करता है, बेस की सीमा को तोड़कर हताश नागरिक अंदर घुस आते हैं और गोलियां चलने लगती हैं, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। इस अफरा तफरी में जॉन विमान में ईंधन का रिसाव देखता है और सभी को तुरंत बाहर निकलने की चेतावनी देता है। जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं, विमान में विस्फोट हो जाता है, जिससे एक श्रृंखलाबद्ध विस्फोट होता है, जो कई निकासी विमानों को नष्ट कर देता है और दर्जनों लोगों की जान ले लेता है। जॉन मुश्किल से इन विस्फोटों से बच निकलता है। बेस के बाहर एलिसन और नाथन सड़क से ये विस्फोट होते हुए देखते हैं। एलिसन अपने डरे हुए बेटे को आश्वस्त करती है कि जॉन उस विमान में नहीं था। इसी बीच एक सैनिक जब जॉन को बताता है कि उसके परिवार को वापस भेज दिया गया था, तो जॉन को राहत मिलती है। वह कार के पास लौटता है, जहां उसे एलिसन का एक नोट मिलता है। वह नाथन को लेकर लेक्सिंगटन, केंट की जा रही है। नाथन का इंसुलिन पैक खत्म होने वाला है, इसलिए एलिसन उसे पास के एक शहर की फार्मेसी में ले जाती है। वह उसका ब्लड शुगर चेक करती है और इंसुलिन ढूंढती है। अचानक हथियारबंद लुटेरे दुकान में घुस आते हैं, गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिससे कई लोगों की मौत हो जाती है। एलिसन और नाथन बच निकलते हैं। राल्फ और जूडी वेंटो उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं, उत्तर की ओर नॉक्सविल, टेनेसी तक छोड़ने का प्रस्ताव देते हैं। सफर के दौरान राल्फ कड़वाहट के साथ मानता है कि अमीर लोगों को सरकारी लॉटरी के आधार पर शेल्टर के लिए पहले से चुना गया था। जब जूडी पूछती है कि क्या वे अकेले हैं, तो नाथन बताता है कि उसके पिता एक विमान में हैं। जूडी उनकी कलाई पर बंधी पट्टियों को देखती है और एलिसन समझाती है कि नाथन की डायबिटीज के कारण उन्हें उड़ान में चढ़ने की अनुमति नहीं मिली थी। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, राल्फ के दिमाग में एक विचार आता है। वह गाड़ी रोकता है और जबरदस्ती एलिसन को कार से बाहर निकाल देता है और नाथन को लेकर चला जाता है। योजना है कि वह लड़के और उसकी कलाई की पट्टी का इस्तेमाल शेल्टर में प्रवेश पाने के लिए करेगा। जूडी राल्फ के इस कदम से असहमत है, लेकिन उसे रोकती नहीं है, जिससे एलिसन हाईवे पर अकेली छूट जाती है। जॉन लूटे हुए शहर में पैदल ही अपनी यात्रा जारी रखता है। क्लार्क रात के आसमान में डरावने ढंग से मंडरा रहा है और एक अजीब लाल रोशनी फैला रहा है। वह एक छत पर पार्टी के पास पहुंचता है और ऊपर जाता है, इस उम्मीद में कि एलिसन को कॉल करने के लिए बेहतर सिग्नल मिलेगा। उसका एलिसन को किया गया संक्षिप्त कॉल कट जाता है। इसके बाद जॉन एक ट्रक देखता है, जिसमें बचे हुए लोग भरे हैं, और वह किसी तरह उसमें सवारी कर लेता है। वह कोलिन नाम के एक युवक से बातचीत शुरू करता है, जो उसे बताता है कि सेना कनाडा से लोगों को ग्रीनलैंड के बंकरों में ले जा रही है। कोलिन समझाता है कि जॉन जैसे लोगों को उनकी पेशेवर योग्यता के आधार पर चुना गया था।
सरकार आपदा के बाद समाज के पुनर्निर्माण के लिए जरूरी कौशल वाले लोगों को बचाना चाहती है। कोलिन जॉन को बताता है कि उसके ड्राइवर को कनाडा में किसी ऐसे व्यक्ति का पता है जिसके पास एक विमान है जिससे वे ग्रीनलैंड के शेल्टर तक पहुंच सकें। हालांकि ट्रक में एक अन्य यात्री जॉन की कलाई पर बंधा बैंड देख लेता है और आक्रामक हो जाता है। उसे लगता है कि केवल अमेरिकी मूल के नागरिकों को ही चुना जाना चाहिए था। वह जॉन से उसका कलाई बैंड देने की मांग करता है। एक हिंसक झगड़ा शुरू हो जाता है जिससे ट्रक डगमगाकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और पीछे बैठे लोग बाहर गिर जाते हैं। खेत में हुई एंसुइंग संघर्ष के दौरान जॉन गलती से हमलावर को मार देता है। वह देखता है कि कोलिन दुर्घटना में मर चुका है और उसने नाथन के लिए जो इंसुलिन लाया था वह भी उसके पास है। जॉन अपनी यात्रा अकेले जारी रखता है। इसी बीच राल्फ और जूडी नाथन को लेकर निकासी स्थल पर पहुंचते हैं। जब एक सैनिक उनकी पहचान कलाई बैंड से जांचता है तो नाथन साहसपूर्वक बताता है कि राल्फ और जूडी उसके माता पिता नहीं हैं और उन्होंने उसका अपहरण किया है। जब वे यह साबित नहीं कर पाते कि वे नाथन के माता पिता हैं तो उस जोड़े को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। नाथन को सड़क के पार एक फीमा शिविर में ले जाया जाता है। एलिसन, जो हाईवे पर अकेली रह गई थी, आखिरकार एक दयालु परिवार से लिफ्ट लेती है जो भी नॉक्सविल की ओर जा रहा है। जब वे निकासी स्थल के पास ट्रैफिक जाम के करीब पहुंचते हैं तो वह कार से कूद जाती है और भीड़ के बीच से दौड़ती हुई शिविर की ओर भागती है। एक स्टाफ सदस्य की मदद से वह कई टेंट्स में खोज करती है जब तक कि आखिरकार उसे बच्चों के सेक्शन में नाथन नहीं मिल जाता। मेडिकल स्टाफ ने उसकी अच्छी देखभाल की है और उसे एक नया इंसुलिन पंप भी दिया है। एक नर्स एलिसन और नाथन के लिए सैन्य बस से लेक्सिंगटन तक लिफ्ट की व्यवस्था करने का प्रस्ताव देती है। जॉन खाने और पानी की तलाश में एक खाली घर में घुस जाता है। वह टीवी चालू करता है और धूमकेतु के टुकड़ों से हुई विश्वव्यापी तबाही की खबरें देखता है जिसमें मुख्य टकराव के लिए 24 घंटे से भी कम समय का काउंटडाउन दिखाया जा रहा है। वह घर के मालिक की कार की चाबियां ढूंढता है। जॉन उसे ले लेता है और लेक्सिंगटन में डेल के घर चला जाता है। जब जॉन पहुंचता है तो एलिसन और नाथन वहां नहीं होते। शुरुआत में डेल जॉन के प्रति ठंडा व्यवहार करता है और दोस्तों के साथ ताश खेल रहा होता है, लेकिन वे एलिसन और नाथन को खोजने के लिए अपने मतभेदों को एक तरफ रखने पर सहमत हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद एलिसन पास के एक किराने की दुकान से फोन करती है। जॉन और डेल उन्हें लेने जाते हैं और आखिरकार परिवार डेल के घर पर फिर से एकजुट हो जाता है। जब वे क्लार्क के बारे में टीवी पर अपडेट देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सबसे बड़ा टुकड़ा एक दिन से भी कम समय में पृथ्वी से टकराएगा जिससे वैश्विक तबाही होगी। जॉन को याद आता है कि कॉलिन ने कनाडा से ग्रीनलैंड के बंकरों के लिए उड़ानों के बारे में क्या बताया था। वह एलिसन को मनाता है उन्हें जीवित रहने के इस आखिरी मौके के लिए कनाडा पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। जॉन डेल से उनके साथ चलने के लिए कहता है लेकिन बुजुर्ग आदमी मना कर देता है, यह कहते हुए कि उसे अपने घोड़े का ख्याल रखना है जैसा कि उसकी दिवंगत पत्नी मैरी चाहती। मैं मुश्किल समय में हार नहीं मानता। डेल जॉन को सुरक्षा के लिए एक बंदूक देता है और अपनी बेटी और पोते से भावुक विदाई लेता है। अचानक धूमकेतु का एक विशाल टुकड़ा पास में गिरता है जिससे परिवार को तुरंत वहां से निकलना पड़ता है। जैसे ही वे डेल की ट्रक में निकलते हैं जिसमें पूरा टैंक भरा हुआ है, जॉन और एलिसन सफर के दौरान भावनात्मक रूप से फिर से जुड़ जाते हैं, साथ रहने का वादा करते हैं और अच्छे बुरे समय को याद करते हैं। जब वे अपस्टेट न्यूयॉर्क पहुंचते हैं तो एक आपातकालीन चेतावनी आती है जिसमें पिघले हुए मलबे के गिरने की सूचना दी जाती है। आसमान से आग के गोले बरसने लगते हैं जो कारों, लोगों को नष्ट कर देते हैं और यहां तक कि एक हेलीकॉप्टर को भी गिरा देते हैं। जॉन एक पुल के नीचे शरण लेने के लिए गाड़ी चलाता है जहां और लोग भी छिपे हुए हैं। खतरे के बावजूद जॉन एक जलती हुई कार में फंसे एक आदमी की मदद करने के लिए बाहर दौड़ता है। जब उल्कापिंडों की बारिश रुक जाती है और अधिकांश क्षेत्र जलकर खाक हो जाता है तो वे कनाडा की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या इस परिवार की छुट्टी सच में गलत दिशा में जा रही है? मुझे लगता है कि अगले साल गैरेटी परिवार को बस डिज्नी वर्ल्ड जाना चाहिए। समाचार रिपोर्टों से पता चलता है कि क्लार्क का सबसे बड़ा टुकड़ा पश्चिमी यूरोप के किसी हिस्से में टकराएगा जिससे सुनामी और घातक सतही हवाएं पैदा होंगी जो ध्वनि की गति से भी तेज चलेंगी। यह मलबा पूरी दुनिया में आग लगा देगा जिससे पृथ्वी पर 75% से अधिक जीवन समाप्त हो सकता है। जब वे कनाडा के हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि एक विमान पहले ही उड़ान भर रहा है। जॉन एक अन्य विमान के सामने रनवे पर गाड़ी चला देता है जो उड़ान भरने ही वाला था, जिससे उसे रुकना पड़ता है। गुस्साए पायलट उनका सामना करते हैं और बहस करते हैं कि विमान पहले से ही भरा हुआ है और वह और यात्रियों को नहीं ले सकते। जॉन और एलिसन उनसे विनती करते हैं और अपनी स्थिति समझाते हैं, जिसके बाद पायलट अनिच्छा से नाथन और एलिसन को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। एलिसन जॉन के बिना जाने से इनकार कर देती है। आखिरकार पायलट तीनों को विमान में चढ़ने की अनुमति दे देता है। अन्य यात्री उनकी मजबूरी को समझते हुए परिवार के लिए जगह बना देते हैं। जैसे ही विमान ग्रीनलैंड के पास पहुंचता है, एक और बड़ा धूमकेतु का टुकड़ा तट के पास टकराता है। उसके कारण उत्पन्न हुई झटका लहर से विमान के दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। पायलट किसी तरह ग्लाइडिंग लैंडिंग करता है, लेकिन विमान घाटी में एक पहाड़ के आधार से टकरा जाता है। जॉन कॉकपिट की जांच करता है और पाता है कि केवल एक पायलट मुश्किल से जीवित है, लेकिन वह जल्दी ही अपनी चोटों के कारण मर जाता है। वह देखता है कि एक सैन्य विमान 1 मील दूर उतर रहा है और अपने परिवार और बचे हुए लोगों से कहता है कि उसके पीछे उस ओर चलें। सैन्यकर्मी उनसे मिलते हैं और सभी को जल्दी से भूमिगत गलियारों के माध्यम से बंकरों की ओर ले जाते हैं।
टकराव की उलटी गिनती जारी है। वे शरण स्थल के गहरे भाग में भागते हैं। परिवार गले लगाते हैं, बंकरों तक पहुंचते हैं और विशाल टुकड़े के पृथ्वी से टकराने से पहले पहुंच जाते हैं। जैसे ही टकराव होता है, बंकर जोरदार तरीके से हिलने लगता है। विलुप्ति की उलटी गिनती शुरू हो जाती है। बत्तियां बुझ जाती हैं और एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। परिवार अंधेरे में एक साथ सिमट जाता है और अपने साथ बिताए गए खुशहाल पलों की झलकियां देखता है। दुनिया भर के प्रमुख शहरों जैसे सिडनी, पेरिस, मैक्सिको सिटी, शिकागो की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जो टकराव के बाद पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। 9 महीने बाद ग्रीनलैंड स्टेशन अन्य संभावित जीवित बचे लोगों से रेडियो संपर्क करने की कोशिश करता है। बंकर के दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं, जिससे जॉन, एलिसन, नाथन और अन्य जीवित बचे लोग पूरी तरह बदल चुके परिदृश्य को देख पाते हैं। आसमान साफ हो रहा है और पक्षी उड़ रहे हैं, जिससे संकेत मिलता है कि हवा सांस लेने के लिए सुरक्षित है और कोई विकिरण नहीं है। जीवित बचे लोग बेस से बाहर निकलने की अनुमति मिलने का इंतजार करते हैं। दुनिया भर से रेडियो संचार की पुष्टि होती है कि अन्य बंकरों में भी जीवित बचे लोग हैं। सभी को बाहर निकलने की अनुमति मिल जाती है और जीवित बचे लोग धीरे धीरे पृथ्वी पर कदम रखते हैं। पृथ्वी का एक कक्षीय दृश्य दिखाता है कि क्लार्क के टकराने से एक विशाल गड्ढा बन गया है और ग्रह की सतह पर कई छोटे छोटे गड्ढे भी बिखरे हुए हैं। आखिरकार ग्रीनलैंड का संपर्क दुनिया भर के अन्य स्टेशनों से हो जाता है। विनाश के बावजूद वे सभी जीवित होने के लिए आभारी हैं। क्या आपको लगता है कि तलाक से बचना मुश्किल है? अपने पूर्व साथी के साथ एक विनाशकारी प्रलय से बचकर दिखाइए। कम से कम अब गैरिड्स परिवार को यह चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि घर और समझौता किसे मिलेगा। आखिरकार गैरिड्स परिवार एक नई दुनिया की दहलीज पर खड़ा था, घायल लेकिन जीवित। वे फिर से शुरू करने तैयार थे, उस ग्रह पर जो क्लार्क की विनाशकारी यात्रा के बाद बदल चुका था। जिस संकट ने उन्हें अलग कर दिया था, उसी ने अंततः उन्हें अधिक मजबूत बनाकर एक साथ ला दिया। मानवता के बचे हुए लोगों के बीच एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे थे। दुनिया भर में रेडियो संचार फिर से शुरू हो गया था और लोग उस विनाशकारी घटना के बाद अपने ग्रह के बचे हुए हिस्सों को फिर से बसाने लगे थे।